हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, प्लीज गिव मी द क्विक एक्नॉलेजमेंट दैट यू कैन सी मी एंड हियर मी वेरी क्लियरली। Yes, good evening to all of you. Very good evening to everyone. Yes, I am really doing good. आप मुझे बता दें फटाफट कि आवाज आ रही है कि नहीं, एकदम क्लियरली। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्नॉलेजमेंट, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जहां पे हमने पिछली क्लास के अंदर लीव किया। उसके बाद आपके कुछ डाउट्स जो मेरे तक पहुंचे हैं, मैं उनकी भी बात करता हूं। देखिए, डाउट नंबर 1 दैट वाज गिवन टू एंड सेंड टू मी कि क्या गैब्रो एक हाइपरबेसल रॉक है या प्लूटोनिक रॉक है। देखिए बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं गैब्रो रॉक की, तो लार्जली जो गैब्रो रॉक है वो डीपर डेप्थ्स पे मिलती हैं। बट आप जनरल अगर इस सेंस में देखेंगे तो आप जानेंगे कि इसकी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि क्या डेप्थ होगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, फॉर योर रेफरेंस, फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर गैब्रो एज अ प्लूटोनिक रॉक। आप एक काम कर सकते हैं, जब हमने गैब्रो रॉक की बात की है कल, मैंने इस जो बच्चा है जिसने मुझे डाउट भेजा है उनको एड्रेस कर देता हूं। गैब्रो को आप क्या कीजिएगा, प्लूटोनिक रॉक्स के अंदर लिख लीजिएगा, प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लो, बट लेटर ऑन स्टेज में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसमें इतना हमें फंसी नहीं होना है, क्योंकि डेप्थ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कितना है कितना नहीं है ना। चलिए, ओके। उसके बाद एक बात तो ये हुई, तो फिर सर हाइपरबेसल रॉक कौन सी होगी? सर हाइपरबेसल रॉक के लिए आप एक और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है डोलेराइट, राइट, जिसका नाम है डोलेराइट। सो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने पहले ये प्लूटोनिक रॉक हाइपरबेसल लिखा है तो इसमें आप करेक्शन कर लो। फॉर द टाइम बिंग यू डू द करेक्शन, क्योंकि लेटर ऑन स्टेज में अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, एक करेक्शन आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसीलिए यहां पे करेक्शन बुलाया बेटा। ठीक है, ऑल राइट। सेकंड, आपको फिर हाइपरबेसल रॉक का एग्जाम्पल चाहिए तो आप एक नया एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं डोलेराइट का, जिसको आप ऐड कर लीजिए हाइपरबेसल रॉक के अंदर। ठीक है, हाइपरबेसल रॉक के अंदर। जिन्होंने भी मुझे ये डाउट भेजा था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डन रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब एक और डाउट आ रहा है यहां पे, सर आपने ये नहीं बताया कि इग्नियस रॉक जो है वो प्राइमरी रॉक्स होती हैं। वाई स्पेसिफिकली आई डिड नॉट टेल यू, क्योंकि आज कल के बाद जब आप वोल्केनिक इरप्शन पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा कि दुनिया में सबसे पहली जो रॉक बनी थी वो इग्नियस रॉक ही होगी। आप एक स्टोरी की तरीके से समझिए, आज से बस 4 बिलियन साल पहले जो ये धरती थी वो एक मोल्टन स्टेट में थी, मैग्मा के स्टेट में थी। धीरे धीरे वो ठंडी हुई है और उसके बाद जो रॉक बनी होंगी वो कौन सी बनी होंगी? इग्नियस बनी होंगी। इसलिए इग्नियस रॉक को हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी रॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। सो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज अ प्राइमरी रॉक, तो प्राइमरी रॉक होती हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक को ही हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक को ही हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। Why? Because these primary rocks जो हैं, they formed in the first instance, सबसे पहले in the first instance सबसे पहले जो रॉक बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इग्नियस और प्राइमरी रॉक। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया।
समझ में आ गया होगा बेटा। डीएमपी डीपीपी की बातें मेरे को नहीं मालूम होती हैं, राइट। यू कैन कनेक्ट विद द एडमिन टीम इन रिलेशन टू द डाउट्स ऑफ डीपीपी एंड डीएमपी। इसी थोड़ा सा अभिषेक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। ऑलराइट, सो ये हो गया। हाँ जी, सेकेंडरी रॉक कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक को, ठीक है। अगर आपको जानना है कि क्या होता है मून का फॉर्मेशन, कैसे हुआ अर्थ का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। डन। जिनको नहीं पता है हाइपरबेसल रॉक क्या है, वो कल का एक बार लेक्चर देखिएगा, उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी पारस, आप एकदम सही हैं। इसके अलावा एक और डाउट मेरे पास पहुंचा, वो ये था कि सर जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट तो लाइट कलर का होता है। बिल्कुल सर, ग्रेनाइट का जो कलर है वो लाइट कलर है। और ये लाइट कलर क्यों है? क्योंकि सर इसके अंदर सिलिका का कंटेंट ज्यादा है। सिलिका का कंटेंट क्या है? ज्यादा है। बिल्कुल सही है। बट जब मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूं तो मुझे ग्रेनाइट तो ब्लैक नजर आता है। बेटा उसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के दौरान कलर ऐड किया जाता है, डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं। नहीं तो सबके घर में एक जैसा पत्थर लगा होगा तो फिर आपने ज्यादा पैसा लगाया तो उसका पता कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए उसके अंदर क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। प्लूटोनिक रॉक दैट मींस मैग्मा सॉलिडिफाइड डीपेस्ट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही बात बोला बेटा, बिल्कुल सही बात है। दीक्षा आप सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ जी मुकुल, मैंने आपका जवाब दे दिया है। डन रहा, ठीक है। तो कल हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी देखी हैं, तो दिस इज वन करेक्शन दैट यू कैन डू, राइट। ये करेक्शन आप कर सकते हैं और बाकी बाद में पता लग जाएगा आपको कि इतना बड़ा डिफरेंस होता नहीं है इसमें। वो तो हमने क्लासिफाई कर दिया इसे कि इंटरमीडिएट डेप्थ है या और ज्यादा डीप है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का 4 बजे वाला टेस्ट डाउनलोड नहीं हो रहा तो वो मेरे से आके संपर्क करें करोल बाग सेंटर के अंदर। आप फिजिकली यहां पे आ सकते हैं, मैं टेस्ट ओपन करके दे दूंगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो आप फिर हमारी एडमिन टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं हम, ठीक है, अब आते हैं हम अगले भाग पे। कल हमने 2 तरीके की रॉक्स पढ़ी थी। डेन्यूडेशनल एजेंट्स, बेटा अभी वक्त आने दो, सब पता लग जाएगा। देखिए बेटा, हमने 2 बातें पढ़ी थी। जब हम टाइप्स ऑफ रॉक्स कर रहे थे तब मैंने आपको रॉक्स के 3 टाइप्स बताए थे, राइट। फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज व्हाट वी कॉल एज इग्नियस रॉक। सेकेंड टाइप ऑफ रॉक वी कॉल एज सेडिमेंट्री रॉक and third type of rock is what we call as metamorphic rock, right। हमने बहुत डिटेल में इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, लाइमस्टोन एक इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है? फिर मैं आपको मेटामॉर्फिक रॉक बताऊंगा, फिर आप इसका तीनों का डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, हमने देखा कि ये 2 रॉक्स तो हो गई हैं। अब बात आती है अगली टाइप ऑफ रॉक्स की, जिसे हम बिल्कुल सही, सबने सही जवाब दिया, सेडिमेंट्री रॉक है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एस्पेक्ट रिलेटेड टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब आप मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करते हैं तो ये क्या है, इसको समझिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो ये वर्ड है ना मेटामॉर्फ जो वर्ड है, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, राइट। चेंज ऑफ फॉर्म, राइट। व्हाट एग्जैक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट। मान लीजिए, एकदम बहुत बार मैं एक बात बोल चुका हूं, जो आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं दैट विल बी कवर्ड इन एडवांस्ड क्लासेस, राइट। स्टेलेक्टाइट क्या है, स्टेलेगमाइट क्या है, डोंट जज मी ऑन दीज क्लासेस। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज सम ऑफ यू आर बिलोंगिंग टू द बैकग्राउंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू जियोग्राफी, तो मुझे उन्हें भी केटर करना है। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप अपने आप
बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को भी समझ पाएंगे। ठीक है, बस वक्त आने पे आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते चलेंगे। तो आप ये देखो, खुद देखो, आज से 3 दिन पहले किसी को यह भी नहीं पता था कि इग्नियस वर्ड भी होता है, किसी को यह भी नहीं पता था कि अर्थ के इंटीरियर में इतना कुछ है, किसी को यह भी नहीं पता था कि मिनरल्स क्या होते हैं। बट राइट नाउ अभी इस समय पे आपको पता है फेल्डस्पार क्या है, ओलिवाइन क्या है, ग्रेनाइट क्या है, एंड बेसाल्ट क्या है, एंडेसाइट क्या है, उसके साथ इंटरमीडिएट, फेल्सिक, माफिक, इतना नॉलेज अगर एनहांस हुआ है तो आगे चल के और भी एनहांस होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, राइट, अग्री। सो मेरे को ना सबको इंडिकेटर करके चलना है। डन, चलिएगा। चेंज ऑफ फॉर्म। अब चेंज ऑफ फॉर्म का मतलब क्या है? मान लीजिए, पहले बहुत गौर से, इत्मीनान से मेरी बात समझना, उसके बाद मैं आपके डाउट लूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, तो एक ही बारी में समझने की कोशिश करना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स से दिस इज अ रॉक, राइट। ये मान लीजिए कोई भी एक रॉक है और मैं कहता हूं ये एक इग्नियस रॉक है, राइट। इग्नियस रॉक है, मान लीजिए, सिर्फ कोई भी रॉक हो सकती है। इस रॉक के अंदर मैंने बोला छोटे छोटे क्या है, मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स हैं। ठीक है, ये मिनरल्स से बनी हुई है, इसके अंदर क्रिस्टल्स भी हैं, इस रॉक के अंदर मिनरल्स भी हैं, इस रॉक के अंदर मिनरल्स या क्रिस्टल्स का प्रेजेंस है। ठीक है सर, अब मैंने क्या किया, इस रॉक को बहुत ही ज्यादा इमेंस एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन में रख दिया। इसके ऊपर हमने अप्लाई किया एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है जी, एक्सट्रीम प्रेशर अप्लाई कर दिया। जब इसके ऊपर अप्लाई होगा प्रेशर, या मैं कह सकता हूं इसके ऊपर अप्लाई कर दिया हमने एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो इस केस के अंदर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। इस केस के अंदर ये जो रॉक है, इस रॉक के ये जो रॉक है बच्चा, इस रॉक के जो भी क्रिस्टल्स हैं वो क्या होते हैं, खुद की पोजीशन को चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सर कैसे चेंज करते हैं? सर ये ना खुद को अरेंज कर लेते हैं इस मैनर में, जैसे वो एक बैंड लाइक मैनर होता है, इस तरीके से खुद को क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। सर ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, बहुत ध्यान से समझना। जब मैंने इसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर लगाया है, तो उस एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो क्रिस्टल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, इनके अंदर इनकी पोजीशन में क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए आप अभी खेल रहे हैं, ठीक है, और आपके ऊपर एक प्रेशर आया आपके फादर का, वो आए आपके ग्राउंड में और आपको बहुत प्रेशर से डांटा, तो क्या आप अब अपने आप को रीअरेंज करके अपने स्टडी रूम में पहुंच जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। तो क्या आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई? हां सर, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, खेल रहा था अब मैं पढ़ रहा हूं। ऐसे ही यहां पे है, ये जो पूरा का पूरा रॉक है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स थे, इन मिनरल्स को क्या कर दिया, प्रेशर और टेम्परेचर लगाया। कैसे प्रेशर टेम्परेचर लगाएंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बट यहां पे जैसे ही प्रेशर टेम्परेचर लगेगा तो ये सारे मिनरल्स खुद को क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। जैसे ही खुद को रीअरेंज करेंगे तो क्या इस रॉक की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंज हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या अब ये सारी चीजें बदल गई? हां सर, बदल गई, राइट। सो जब ये बदल गई, प्रेशर कौन लगाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पे लग गया, ठीक है, लग गया, कैसे लगेगा आई विल लेट यू नो। बट जब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो क्या अब ये पहले जैसी रॉक रही या बदल गई? विल इट बी द सेम और चेंज? बिल्कुल। प्रेशर किसने लगाया, राइट, प्रेशर किसने लगाया, टेम्परेचर कैसे हुआ, वो मेरा मकसद है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे लगता है। बिल्कुल
इंट्रूसिव रॉक्स चेंज हो जाएगी मेटामॉर्फिक में? हां सर, इंट्रूसिव रॉक्स चेंज हो जाएंगी मेटामॉर्फिक में, राइट, बिल्कुल। सो अब ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो क्या इस रॉक का फॉर्म चेंज हो गया? हां जी सर, इस रॉक का फॉर्म चेंज हो गया। तो जो पहले रॉक थी, अब ये जो रॉक आपके सामने है, इस रॉक को मैं क्या बोलूंगा? मेटामॉर्फिक रॉक बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? मेटामॉर्फिक रॉक बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा? मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे पास ग्रेफाइट है, राइट, ग्रेफाइट है। इस ग्रेफाइट को मैं, अगर ये ग्रेफाइट इफ इट अंडरगोज, अगर ये ग्रेफाइट, बताता हूं, अगर ये ग्रेफाइट, ये एक रॉक है, बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर अगर प्रेशर और टेम्परेचर का इंपैक्ट हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर का इंपैक्ट हुआ, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? हां जी सर, चेंज हो जाएगा। और चेंज होके किस में बदल जाएगा बेटा? सर ये डायमंड में बदल जाएगा। बट ये प्रेशर टेम्परेचर क्या होने चाहिए? बहुत ज्यादा इमेंस होने चाहिए, एक्सट्रीम होने चाहिए। अब सवाल उत्पन्न होता है कि ये कहां से आए, ये कैसे लगेगा? वो मैं अभी आपको बताता हूं। क्या मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक में चेंज हो सकती है? अभी बताता हूं, राइट। नॉट ओनली इंट्रूसिव, कोई भी रॉक, यहां पे दिस कैन बी एनी रॉक, कोई भी रॉक हो सकती है। खुद मेटामॉर्फिक रॉक वापस भी चेंज हो सकती है, राइट। कुछ कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स खुद को भी चेंज कर लेती हैं, है ना। मतलब आपके पास पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात देखो, सो मेटा डेफिनेशन जो पूछ रहे हैं उनके लिए ये बात, मेटामॉर्फिक रॉक्स are formed due to the impact of extreme temperature and pressure changes on any rock, right? So they are formed due to the pressure and temperature changes on any rock. ठीक है? So how does it form? राइट, यहां पे अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 तो ये था, स्टेप नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं? चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। पहले लिखो फिर मैं समझाता हूं। चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, change in pressure and temperature results in rearrangement of crystals, और मिनरल्स, राइट, जिससे आपको एक नई रॉक की प्राप्ति होती है। ठीक है, सो यस, बिल्कुल सही बोला, लाइमस्टोन जैसे चेंज हो जाएगा वो मार्बल हो जाएगा। नो, हर रॉक मेटामॉर्फिक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर यहां पे कोई भी पत्थर पड़े हैं, राइट, यहां पे पत्थर पड़े हैं, रॉक्स पड़े, कोई भी रॉक हो सकती है, ये इग्नियस भी हो सकती है, ये मेटामॉर्फिक भी हो सकती है, सेडिमेंट, कुछ भी हो सकता है, राइट, कोई भी रॉक्स हो सकती हैं। अब क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, एक मैग्मा बाहर निकलने लगा, और मैग्मा क्या हुआ, इस रॉक के साथ और इस रॉक के साथ संपर्क में आया, मैग्मा संपर्क में आया। अब एक बात बताओ, क्या इस मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है? मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या जो रॉक्स इस मैग्मा के कांटेक्ट में आएंगे
वहां पे कांटेक्ट में आएंगे, उनके ऊपर इंपैक्ट हुआ। हां जी सर, इंपैक्ट हुआ, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा नहीं करना कि सर मैं पत्थर लेके आया, उस पत्थर को मैंने अपने गैस चूल्हे के ऊपर रख दिया और वो मेटामॉर्फिक हो जाए, नहीं। वो टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होने चाहिए, जैसे कि मैग्मा के साथ है। इस वजह से अब समझ में आ गया। तो टेम्परेचर तो सर हमें समझ में आ गया कि टेम्परेचर का जो चेंज है, ये टेम्परेचर का चेंज तो हम किसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं? टेम्परेचर का चेंज तो हम एसोसिएट कर सकते हैं किसी वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ, एसोसिएट कर सकते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ। ठीक है सर, बहुत ही खूबसूरत, वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ इसको आप एसोसिएट कर दो, डन है, बहुत अच्छा। सर प्रेशर चेंज कैसे होगा? प्रेशर चेंज कैसे होगा सर, समझिएगा। मान लीजिए ये दो चीजें, देखो देखो देखो, यहां पे ये दो है, ठीक है। अगर मैं अपने हाथ को कंप्रेस करूं, कंप्रेस करूं, प्रेशर लगाऊं, तो क्या ये मुड़ने लगेगा? क्या इस पे प्रेशर लगेगा? हां सर। अभी क्या होता है, जब मैं आपको माउंटेन्स वगैरह का फॉर्मेशन बताऊंगा, तब क्या उनके ऊपर जम के प्रेशर लगेगा? हां सर। ऐसे थोड़ी पूरी की पूरी कष्ट मुड़ गई, ये पूरा का पूरा माउंटेन ऐसे बन गया। कैसे बना होगा सर? इसमें बहुत एक्सट्रीम प्रेशर लगा होगा, दोनों आपस में एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं। जब ये कंप्रेस कर रहे होंगे, तो क्या यहां पे पत्थरों के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा? यस, पत्थरों के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा। इस वजह से क्या होते हैं? प्रेशर चेंजेस होते हैं, राइट? समझ में आए? यानी कि जब माउंटेन बन रहे हैं, जब माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है, क्या प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज होंगे? बिल्कुल सही बात है। इस कारणवश अब आपको, इसलिए मैं आपको ना एक बात बताता हूं बच्चा, अब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे मेरी कहानी को, कि मैं पहले आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं, फिर उसके बीच बीच में जो जो एरियाज हैं उनको कवर करते हैं। तो आप ना पहले ही मत पूछना ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ, वो सारा एक्सप्लेन मैं करूंगा, राइट? सो अब आपको समझ में आ गया कि प्रेशर कैसे चेंज होगा और हीट कैसे चेंज होगी। बिल्कुल। हाउ मच टाइम इट टेक्स? इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। ऐसा नहीं है बेटा कि मान लीजिए मेरे पास ग्रेफाइट मेरी पेंसिल में है, ग्रेफाइट है मेरे पास, और मैं उसको रात को अपने बेड के नीचे, गद्दे के नीचे रख के और सो गया और सोचा प्रेशर के कारण सुबह ये डायमंड बन जाएगा और अपनी बीवी को गिफ्ट कर दूंगा। इस हिसाब से तो पूरी दुनिया बहुत ही अमीर होती, डायमंड किंग होते हम, राइट? बट फिर भी ये बात हमें समझनी है कि ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत बहुत साल लगते हैं। ये जो आपने कभी प्लेट्स वगैरह सुना होगा, ये आपस में टकराती हैं, इनका प्रेशर लगता है, इस वजह से क्या होता है, ये डेवलप होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे जब मैंने अब इस डेफिनेशन को पूरा डिकोड करते हैं, देखो कैसे डिकोडिंग में क्या हुआ। जब यहां पे मैंने लिखा टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैंने आपको ये पूरा का पूरा समझा दिया। अब मैंने लिखा एनी रॉक मतलब कोई भी रॉक हो सकती है, चाहे वो इग्नियस हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक खुद भी क्यों ना हो, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक खुद भी क्यों ना हो। क्या एक रॉक चेंज होके दोबारा वापस चेंज हो सकती है? हां सर, हो सकती है, राइट? प्रेशर कहां से मिलेगा? प्रेशर इंटीरियर ऑफ अर्थ से मिलेगा। सिमरन, प्रेशर इंटीरियर ऑफ अर्थ से मिलेगा, वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से अब आप एक और आसान करता हूं, इसको और आसान करें। इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, कोई भी रॉक हो, इनके ऊपर प्रेशर टेम्परेचर चेंजेस, बट स्केल क्या है? ह्यूज चेंज, बहुत बड़ा चेंज अगर हो तो कैसी रॉक बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों? मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। कैसी रॉक बनेगी? मेटामॉर्फिक बनेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं एक मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा मेटामॉर्फ हो सकती है? यस। रिवर्स नहीं हो सकती।
ठीक है। क्या एक मेटामॉर्फिक रॉक दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकती है? जी हां। क्या एक इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकती है? जी हां। क्या एक सेडिमेंट्री रॉक दूसरे मेटामॉर्फिक में जा सकती है? जी हां, तीनों हो सकते हैं। अब बारी आती है एग्जाम्पल की। तो अब आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल्स को। जब आप एग्जाम्पल को देखोगे तो ये है आपके एग्जाम्पल। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना, ये आपको याद रखने हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर दी वेरियस रॉक्स। ये कौन सी रॉक्स हैं सर? ये सारी की सारी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। सारी कौन सी हैं? मेटामॉर्फिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखो, इतना भी नहीं है कि बर्न हो जाए, बर्न से पहले तक की है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये कितनी मर्जी बार मेटामॉर्फिक रॉक को कन्वर्ट किया जा सकता है, जब तक वो चेंज हो रहा है, हो रहा है। अगर उसको लगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, अब वक्त आ गया पिघल जाए, तो पिघल जाएगा। अगर उसको लगा नहीं पिघलना, चेंज होना है, तो चेंज हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर है और कितना टेम्परेचर है। ठीक है, चलिए अब देखो, मान लो ग्रेनाइट पे। अब मुझे ये मत बोलना कि सर ये क्या है। ये सारी बेटा रॉक हैं, दीज ऑल आर दी रॉक्स, पत्थर हैं सारे के सारे। ग्रेनाइट के ऊपर अगर प्रेशर लगेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नीस। तो अब नीस क्या है बेटा? एक रॉक है। ठीक है, और किससे बनी है बेटा? ग्रेनाइट से बनी है। ठीक है, क्ले और शेल ये कैसी रॉक है सर? सेडिमेंट्री रॉक है। ये कैसी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है सर, ये खुद तो सेडिमेंट्री है। ग्रेनाइट कैसा है सर? खुद तो इग्नियस है। तो इसके ऊपर प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर लगा तो बन गया क्या? शिस्ट। प्रेशर लगा तो क्या बन गया? शिस्ट। हाँ, दोनों भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ह्यूमन से नहीं, ये नेचुरली होता है। आजकल आपने सुना होगा कि ना कुछ डायमंड ऐसे हैं जिनको आप लेबोरेटरी में बना रहे हैं, है ना? आपने सुना होगा, शार्क टैंक में आया भी था एक लैब ग्रोन डायमंड्स। वहां पे वो क्या कर रहे हैं पता है? जितना प्रेशर डायमंड को बनाने में लगता है ना, वो लैब के अंदर मशीनों के द्वारा उस पर प्रेशर लगा रहे हैं ताकि क्या बन जाए? डायमंड बन जाए। ठीक है, डन, ओके। फिर सैंडस्टोन। सर सैंडस्टोन क्या है? ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। ये भी एक क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। इसके ऊपर हीट लगेगी तो किस में बदल जाएगा सर? क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। सर क्ले और शेल, देखो क्ले और शेल कैसी रॉक है? सेडिमेंट्री। अब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि देखो, क्ले और शेल से हीट प्रेशर लगा तो शिस्ट रॉक बन गई, और हीट लगा तो स्लेट बन गई। स्लेट को और आगे लेके गए तो फाइलाइट बन गई। तो आप एक बात बताओ, स्लेट से फाइलाइट बनना, ये मेटामॉर्फिक रॉक का अगेन किस में कन्वर्जन है? मेटामॉर्फिक रॉक में। अगेन किस में है? मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, फिर कोयले के ऊपर हीट लगी, और इसके ऊपर हीट के साथ साथ प्रेशर भी होता है। यहां पे आप प्रेशर भी लिख ले, जो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं ना बच्चा, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ। सो कोयले के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों है ना? इससे बना क्या? एंथ्रासाइट, एक कोयला। उसके ऊपर और प्रेशर लगा, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट से आगे क्या बन सकता है? डायमंड। ग्रेफाइट से आगे क्या बन सकता है? डायमंड, राइट। लाइमस्टोन के ऊपर हीट लगी तो क्या बन गया? मार्बल। लाइमस्टोन के ऊपर हीट लगी तो क्या बन गया? मार्बल। डन। तो आप यहां पे इस पर्टिकुलर स्लाइड से ये इंफरेंस निकाल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स हैं। अगर इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक सेकंड है, तो मेटामॉर्फिक कौन सी है? मेटामॉर्फिक को हम ऐसा कोई नाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं मेटामॉर्फिक कहां जाएगी। हाँ हाँ, ज्यादा प्रेशर लगेगा तो टूट भी सकती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, कोल इग्नियस रॉक है बेटा? नहीं बेटा, कोल इज दी सेडिमेंट्री रॉक। कोल इज दी सेडिमेंट्री रॉक। कल ही बताया था आपको, सेडिमेंट्री रॉक है। कोयला सेडिमेंट्री रॉक है, और लाइमस्टोन भी कैसी है? सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, हाँ जी, कैन बी चेंज, मैं अभी अभी बता रहा हूं। हाँ बेटा, नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब एक बात समझो।
चलो अगला भाग क्या है? अगला भाग ये है कि जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, ये ना हार्ड रॉक्स होती हैं। ये भी कैसी होती हैं? हार्ड रॉक्स होती हैं, राइट? ये भी कैसी होती हैं? हार्ड रॉक्स होती हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ना, क्या बहुत जल्दी से टूट जाती हैं? नो, ये नॉट इजी टू डिसइंटीग्रेट। इनको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते हो। नॉट इजी टू डिसइंटीग्रेट, बहुत बढ़िया, आप आसानी से इसको तोड़ भी नहीं सकते हो। ये मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में है। अब एक कुछ छोटी सी एक बात बताना मुझे, चौक जो है ये कैसी रॉक है, और स्लेट जो है ये कैसी रॉक है? बताइएगा, चौक कैसी रॉक है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक? यही तो वंशिका सारे के सारे चेंज होते हैं, यही तो चेंज होता है। हाँ जी, कोल पर दोनों लग रहे हैं। अभी रिवर्सिबिलिटी बताता हूं। बहुत बढ़िया, सबने बोला ये क्या है? सेडिमेंट्री है ना? और जो हमारी स्लेट है ये बेटा कैसी है? मेटामॉर्फिक रॉक है। अब अपने बचपन को याद करो और देखो मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो रहा था बचपन के अंदर? ये बताया ही नहीं गया कि जिस स्लेट पे, जिस चौक से आप लिख रहे हो, आप मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक से लिख रहे हो। आप मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक से लिख रहे हो। सो ये है हमारा बचपन, ये है ये रॉक्स, ये है इनका सिग्निफिकेंस, राइट? तो आपने बचपन में मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक से लिखा है, राइट? डन रहा? ओके, सो ये है इनका सिग्निफिकेंस भी। अब मुझसे किसी ने बोला कि सर क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल है, कैसे होता है? समझिएगा, देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या था सर? मैग्मा था। अभी 2 मिनट एकदम शांति से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले मैग्मा था, मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हुआ, कूलिंग हुई, सॉलिडिफिकेशन हुआ, कूलिंग हुई, राइट? कूलिंग हुई, इसकी वजह से क्या बना सर? एक रॉक बनी जिसको आपने बोला इग्नियस रॉक। जिसको आपने क्या बोला? इग्नियस रॉक। सर इग्नियस रॉक पे बहुत लार्ज स्केल पे प्रेशर और टेम्परेचर लगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल ठीक है सर। इग्नियस रॉक टूटी, टूटने के बाद छोटे 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 सेडिमेंट्स बने। छोटे छोटे क्या बने? सेडिमेंट्स बने। और इन सेडिमेंट्स के ऊपर कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन हुआ, राइट? कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ये हुआ, तो कौन सी रॉक बनी सर? हमारे पास बनी सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक बनी? सेडिमेंट्री रॉक बनी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक बन गई। सर सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर, सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर अगर लार्ज स्केल पे प्रेशर टेम्परेचर लगा, मेटामॉर्फिक रॉक, राइट? सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर लार्ज प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज हुए, तो कौन सी रॉक बन गई सर? मेटामॉर्फिक। ठीक है जी। सर मेटामॉर्फिक रॉक अगर ब्रेक हो गई, टूट गई, और उसके बन गए सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स क्या? सीमेंटेशन कॉम्पैक्शन हुआ, तो क्या बन गई? सेडिमेंट्री। ठीक है, ठीक है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक अगर हमारे एस्थेनोस्फेयर में पहुंच गई, एस्थेनोस्फेयर में पहुंच गई, एस्थेनोस्फेयर में पहुंच गई, तो क्या हो गई? मेल्ट। और मेल्ट होके क्या बन गई? मैग्मा। और फिर मैग्मा से वापस क्या बन गया? इग्नियस रॉक, राइट? सो आप देखो, मेटामॉर्फिक रॉक वापस आके क्या बन गई? इग्नियस। इग्नियस मेटामॉर्फिक, इग्नियस सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। इस तरीके से ये सारी की सारी रॉक्स एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहती हैं। इसीलिए
इस साइकिल को हम किस नाम से जानते हैं? वी कॉल दिस एज रॉक साइकिल। हम इस साइकिल को किस नाम से जानते हैं बेटा? रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सर, रॉक को मेटामॉर्फिक में चेंज करने पर कोई लिमिट नहीं, कितने भी हाँ हो बेटा, वो हर देख यार, तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगाने की एक लिमिट है, उसके बाद तो तुम भी अपने जोन में पहुंच जाओगे जहां तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही रॉक के साथ है, या तो बिल्कुल पिघल जाओगे या एकदम रिजिड हो जाओगे कि अब नहीं बदलूंगा। वैसा ही मेटामॉर्फिक रॉक के साथ है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगा दिया तो मैग्मा बन सकती है, और अगर ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगा तो क्या बन सकती है? वापस किसी और मेटामॉर्फिक रूप में जा सकती है। तो ये किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हां जी, सेडिमेंट्री रॉक अगर एस्थेनोस्फेयर में चली गई तो ये भी मेल्ट होके क्या बन जाएगी? मैग्मा। अगर आपको मेटामॉर्फिक रॉक मिल गया तो उसके बाद उसे मैग्मा बनाने के लिए आपको पाताल लोक के दर्शन करने पड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, वहां जाके उस रॉक को रखना पड़ेगा। बट ये बात तो तय है, आप उसको बताने के लिए हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो हमारी ये अर्थ है, इस अर्थ के अंदर बहुत सारी ऐसे प्रोसेसेस होते हैं। ये होता है मैग्मा, ये होता है मैग्मा, ये है मैग्मा मेरे दोस्त, जहां पे इस पत्थर का नीचे आ जाना उसको पिघला देता है। राइट, ये होता है मैग्मा। जो फॉसिल है वो खत्म हो जाएगा बेटा, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर चेंजेस में आपको समझ आने लगेगा ना कि क्या सिनेरियो है। व्हाट इज एस्थेनोस्फेयर? एस्थेनोस्फेयर में कैसे पहुंचेगी, वो रॉक कैसे पहुंचेगी, अभी आज पता लग जाएगा। हां जी, कोल से ग्रेफाइट बना तो ग्रेफाइट मेटामॉर्फिक, बिल्कुल सही बात है। यही बाहर निकल के वोल मैग्मा बन जाएगा, और फिर कभी ये इस प्लेट को देखो, यहां देखो ये प्लेट वापस कहां आ रही है? वापस कहां आ रही है? धरती के अंदर। ये ना बेटा एक लाइफ है ना, सर्कल है, इस सर्कल के अंदर सब घूम रहा है। मैग्मा बाहर आ रहा है, बन रहा है, फिर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बन के वापस कहां आ जा रहा है? नीचे आ जा रहा है। ये चल रहा है, आपको दिखता नहीं है, बट ये होता है, ये होता है मेरे दोस्त, ये होता है। राइट, ठीक है। अब सेडिमेंट्री को इग्नियस बनाना है अगर, तो सेडिमेंट से मैग्मा बनेगा, मैग्मा से वापस इग्नियस बनेगी। ठीक है, हां जी, स्लेट हार्ड होती है, पानी में रख दो स्लेट वो थोड़ी हो जाती है मेल्ट, डिसॉल्व थोड़ी हो जाती है। रिपीट नहीं करूंगा बेटा, दोबारा पीछे देख लो। डाउट्स ही तो देख रहा हूं, तुम्हारी क्लास में देख भी क्या पाता हूं डाउट्स के अलावा। ठीक है, चलिए, आई एम सॉरी गाइज, इसके बाद इस टॉपिक को हम आगे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, मैग्मा बना कैसे? ये आज से 4 बिलियन साल पहले धरती थी, उस वो बहुत लंबी कहानी है जिसके बारे में अभी तक कोई ज्यादा खास इंफॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है, मतलब मेरे पास नहीं, ह्यूमंस के पास नहीं है। वो सिर्फ बिग बैंग थियरी वगैरह हैं जिनसे ये पता चलता है। राइट, तो हम तो ये कुछ चीजें, इसीलिए तो बेटा एक बात बताऊं, ज्योग्राफी के अंदर हर चीज का एक साइंटिफिक आंसर नहीं है। इसी कारण से ये सोशल साइंस है, ना कि एक साइंस का सब्जेक्ट। तो हमारे पास कुछ आंसर्स हैं जो फिक्स्ड हैं, बट जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई उसके आंसर्स हमारे पास अभी भी नहीं है। ठीक है, चलिए, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन क्या है? ठीक है, डन, ऑल राइट, चलिएगा नाउ। सो जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड चैप्टर we are going to start with the unit number 3 और chapter number 3। राइट, हम चैप्टर नंबर 3 हमारा है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है बेटा? ये है थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, थियरीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये क्या होती हैं? बहुत बेहतरीन सा ये एंगल है, इसको आप थोड़े समय में समझ पाएंगे। ध्यान से समझना क्या है ये कहानी, थियरीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। यहां पे हमारे पास मेजरली 4 थियरीज हैं जिन्हें हमने समझना है, जिन्हें हमने समझना है। ठीक है, 4 थियरीज हैं।
इन चारों थ्योरीज को ध्यान से समझिएगा कौन कौन सी हैं, राइट। बिल्कुल, मेटामॉर्फिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली थ्योरी जो है इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, इस सब्जेक्ट को डील करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि है बहुत सारा टेक्निकल एस्पेक्ट है यहां पे। देन सेकंड वी हैव इज द कन्वेक्शन करंट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। एंड थर्ड में ही अपने दोनों काम कर लेंगे, यहीं पे अपने दोनों काम कर लेंगे प्लेट टेक्टोनिक के अंदर ही। थर्ड वी हैव प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये तीन थ्योरीज हमने पढ़नी है, और जिस दिन ये तीनों के बारे में हमें पूरा आइडिया हो गया, हमारा आधा जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज थोड़ा सा इत्मीनान से, पेशेंस से मेरी सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। देखो, कोई भी बुक लिखी गई है, बुक में होगा तो सही, बट उसका सीक्वेंस अलग होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका कनेक्टिविटी मेंटेन करते हुए है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको अभी कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना। होता यह है, देखिएगा, सबसे पहले जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, जो पहली थ्योरी हमने स्टार्ट करनी है, दिस विल बी रेफर्ड एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी को हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है सर। चलिए इसको समझते हैं। जिसने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा उसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। इसको लेटर ऑन स्टेज पे इतना एक्सपैंड करेंगे कि आप सोचोगे कि सर इतनी डिटेल में है ये। हाँ जी, डिटेल में है। अभी मैं सिर्फ आपको क्या बताऊंगा? बेसिक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सबसे पहली चीज, बेसिक्स में अगर हम बात करें, इस थ्योरी को दिया किसने? 1912 में, 1912 में एल्फ्रेड वेगनर, ये जर्मनी के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस थ्योरी को प्रोवाइड किया। और ये क्या कहते हैं? एल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि जो ये धरती, आप समझना, ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आप आज जो भी हमारी धरती का अरेंजमेंट देखते हैं, जैसे आपको जो कॉन्टिनेंट्स जिस पोजीशन पे भारत, जिस पोजीशन पे बाकी के कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे हैं, ये व्यक्ति आके अचानक से एक दिन कहता कि धरती ऐसी थी ही नहीं, धरती ऐसी नहीं थी। आज जो हम इस अर्थ को देख पा रहे हैं, बहुत 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 प्यार से समझना कि क्या है ये, एकदम शांति से पेन डाउन करके सिर्फ मेरे को सुनिए। एल्फ्रेड वेगनर एक दिन आए और कहते कि ये जो धरती पे आप अरेंजमेंट देख पा रहे हो, ये अरेंजमेंट पहले ऐसा था ही नहीं। उनसे पूछा गया कि सर आप कैसे अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं? पारस, डोंट डिक्टेट मी, खड़े हो जाओ, राइट? बदतमीजी नहीं सहूंगा मैं, ठीक है। 3 क्लास लेते हैं दिन में, हैव द राइट टू सिट इन द क्लास। सो सुनिएगा, जब हम बात करते हैं कि पहले था क्या, उसको तो देखें। इन्होंने बोला कि अगर आप आज का वर्ल्ड मैप देखें तो वो कैसा है। इन्होंने बोला आज का वर्ल्ड मैप अगर आप देखें तो ये इस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है, जहां पे दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, और यहां पे आपके पास है अफ्रीका, अफ्रीका के साथ है अरेबिया, देन इंडिया, एंड देन साउथ ईस्ट एशिया, और यहां पे आपके पास है यूरोप, ठीक है, डन। उसके बाद यहां पे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स हैं, जापान हो गया, और यहां पे है ऑस्ट्रेलिया, इधर है तस्मानिया, ये न्यूजीलैंड, ये है श्रीलंका, ये है मेडागास्कर, ये है ग्रीनलैंड, ये है फॉकलैंड, ये है अंटार्कटिका, राइट। ये जो
आज का प्रेजेंट डे अरेंजमेंट है। ये क्या है? ये प्रेजेंट डे का अरेंजमेंट है। एल्फ्रेड वेगनर आके एक दिन कहते कि ये जो प्रेजेंट डे अरेंजमेंट है, ये प्रेजेंट डे जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का आपको आज तो ऐसे दिखाई दे रहा है, बट पास्ट में ये ऐसा नहीं था। पास्ट में ऑल दी कॉन्टिनेंट्स, ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ऑल दी कॉन्टिनेंट्स वर कंबाइंड टुगेदर। सब के सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। सारे के सारे क्या थे? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, कंबाइंड थे। और धीरे धीरे क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कंबाइंड टुगेदर, बट लेटर ऑन, अब जैसे आप ऐसे समझिएगा, क्या हुआ? आप दो 5 लोगों का ग्रुप है, ऐसे समझो इसको मेरे प्यारे दोस्त। 5 लोगों का ग्रुप है। पांचों लोग एक ग्रुप के अंदर आपस में जुड़े हुए हैं, सबने एक दूसरे के हाथ बांध रखे हैं, हाथ थामे हुए हैं, ठीक है। और अब क्या हुआ? एक 6वां व्यक्ति आता है, वो अपना फोर्स लगाता है और आप पांचों के बीच में एक दरार क्रिएट कर देता है। आप पांचों के बीच में दरार आ गई। फिर जब दरार आई तो दूरियां बढ़ने लगी। फिर पांचों ने सोचा कि नहीं, मैं इस शहर में रहूंगा ही नहीं। सब पांचों अपने अलग अलग शहर में शिफ्ट हो गए। क्या पांचों के बीच में पहले दरार आई? हां जी, दरार आई। दरार को हम क्या कहते हैं? रिफ्ट। पांचों के बीच में रिफ्ट क्रिएट हो गया, दरार आ गई। फिर पांचों एक जगह से शिफ्ट होके अलग अलग शहरों में चले गए। क्या ये ड्रिफ्ट है? हां जी सर। अब क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट का मतलब इनका क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। अब क्या हुआ? जब पहले सारे के सारे जुड़े हुए थे, फिर इनके अंदर क्या आएगी? पहले पहले क्या आएगी? रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब पहले तो होंगे ब्रेक। रिफ्ट होने के बाद ये सारे क्या होंगे? अलग अलग। फिर इनका होगा ड्रिफ्ट। सो इसीलिए आप देखो, इस थ्योरी का नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो यहां पे ड्रिफ्ट कौन करेगा? मूव। पहले सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, फिर ब्रेक हुआ, कॉन्टिनेंट में क्या आया? रिफ्ट आया। कॉन्टिनेंट में क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल रिफ्ट हुआ। फिर कॉन्टिनेंट का क्या हुआ? ड्रिफ्ट हुआ। फिर कॉन्टिनेंट का क्या हुआ? ड्रिफ्ट हुआ। इसलिए इसलिए आप इसको किस थ्योरी के नाम से जानते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। डन। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं छोटा सा, आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, कैसे ये सारे जुड़े हुए थे, कैसे ये नहीं जुड़े हुए थे। इन सबको आपको देखते ही सारी चीजें पता लग जाएंगी। मैं इसका बिल्कुल बेसिक पोर्शन आपके साथ कवर करने वाला हूं। आप बस 1 मिनट इसको मेरे साथ समझिएगा। व्हाट एग्जैक्टली आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लेन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहां पे थोड़ा आवाज से आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूं। आपको थोड़ा एहसास होगा कि जो आज धरती है, ये पास्ट में ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। दिस अर्थ वॉज नॉट द सेम जो आज हम देखते हैं। इसके अंदर बेटा रिफ्ट और ड्रिफ्टिंग का मतलब, अगर आपको यह भी नहीं पता, आप मत तैयारी करो। मैं आपको जेन्युइनली सीधी बात बोलता हूं कि अगर आपको ये 2 अंग्रेजी के वर्ड नहीं पता, आप छोड़ दो ये तैयारी। सिर्फ आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा मुझे अपना विजडम इस्तेमाल करने दो। मैं इससे नीचे लेवल पर नहीं गिर सकता हूं अपने पढ़ाने के स्तर को लेकर। आई एम रियली सॉरी। और आप अगर ये भी जानना चाहते हैं तो आप इससे पुरानी क्लासेस बहुत अच्छे से पहले पढ़ के आए, अपना बेस और 5वीं 6वीं क्लास की किताबें पढ़ें, ताकि आपका दिमाग डेवलप हो, है ना। तो चलिए पहले ये देखिएगा। ये थी हमारी धरती पहले, राइट। ये देखो, इतना सारा पत्थर है, आपस में टकरा रहे हैं,
टकराते टकराते मैग्मा बन रहा है। ये इतनी गर्म हमारी धरती है, राइट राइट। मैं साउंड दे रहा हूं ना बेटा। सो यहां पे आप देखो, ये सारा का सारा एक मेंटल है, गर्म उबाला है, जहां पे जिसको आप क्या कहते हैं, धरती के अंदर का मैग्मा कह रहे हैं। और आप देखो इस मैग्मा के कारण क्या चेंजेस इस धरती पे आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ये धरती के ऊपर 2.5 बिलियन सॉरी 2.5 बिलियन साल पहले ये धरती इस तरीके से दिखा करती थी, राइट। और 1.5 बिलियन साल पहले ये सब एक दूसरे के साथ, ये देखो सब कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज आपको ऐसा लगता होगा कि ये अपने प्रेजेंट डे अरेंजमेंट में है, बट आप पहले देखेंगे तो ये सब के सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और क्यों ऐसा है, 1 बिलियन 40 बिलियन मिलियन साल पहले देखो देखो सारे के सारे पार्ट जो लैंड के पार्ट हैं वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखो ये सारे कॉन्टिनेंट्स के भाग, ये देखो इस तरीके से सब के सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देख लीजिएगा, ये है सारा का सारा जुड़ा हुआ भाग। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आज इस तरीके से दिख रहे हैं, बट ये आज का अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा, बट पास्ट में क्या ऐसा था? नहीं, ये पास्ट में ऐसा नहीं था, राइट। तो इसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अल्फ्रेड वेगनर कह के गए। अब आप, मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो डायग्राम समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है। सो द थ्योरी सेज, सबसे पहले ये थ्योरी क्या कहती है, सारी थ्योरी को सिर्फ डायग्राम में ही हमने एक्सप्रेस कर देना है। बस आपको समझना है कि क्या है। कुछ नए नाम आएंगे, आप थोड़ा सा उनके साथ वाकिफ होने की कोशिश कीजिएगा, राइट, डन। अब देखो हुआ ये, अराउंड आज से बस कुछ नहीं तो 225 मिलियन साल पहले, अराउंड 225 मिलियन ईयर्स अगो, राइट, 225 मिलियन ईयर्स अगो, 225 मिलियन साल पहले, ये 225 मिलियन साल पहले ये जो सारी की सारी धरती है, सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और ये पूरा का पूरा लैंड मास है। और इसके सराउंडिंग में क्या था बेटा? इसके सराउंडिंग में था पानी। ये सारे के सारे धरती के कॉन्टिनेंट्स आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। और इसके सराउंडिंग में क्या है? पानी है, राइट। इसके सराउंडिंग में क्या है? पानी है। इसके बाद क्या होगा? ये अलग अलग होंगे। कैसे होंगे वो देखिएगा, डायग्राम साथ साथ बनाएंगे आप। ये जो जुड़ा हुआ भाग है इसको बोला गया पैंजिया। इसे क्या बोला गया? पैंजिया। आप एक बात समझें, हम बोलते हैं ना पैन इंडिया, पैन साउथ अमेरिका, पैन अमेरिका। सो ये पैन का मतलब क्या होता है बेटा? पैन का मतलब होता है एंटायर, पूरा, कंप्लीट। और जिया हेयर मींस अर्थ, जो हमारी पूरी अर्थ या अर्थ का लैंड। तो सारे जो कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, सारे जो कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, उनके जुड़ने के कारण एक लैंड मास ही एग्जिस्ट करता था। उस लैंड मास को हम क्या कहते हैं? पैंजिया, राइट। अब क्या हुआ, इसको सराउंडिंग करने वाला जो ओशियन था, ये जो ओशियन है इसे नाम दिया गया पैंथलासा। इसे क्या नाम दिया गया? पैंथलासा, राइट। ओशियन का नाम क्या था? पैंथलासा, राइट। बिल्कुल सही बात है। सो अगर मैं क्या कहूं कि एक कॉन्टिनेंट है और सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या मैं इसे मेगा कॉन्टिनेंट कह सकता हूं? हां जी सर, इसे मैं मेगा कॉन्टिनेंट कह सकता हूं। और इसको सराउंड करने वाला ओशियन, सर उसे मैं मेगा ओशियन कह सकता हूं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मेगा कॉन्टिनेंट और मेगा ओशियन, डन है सर। ये सिचुएशन थी 225 मिलियन साल पहले। इसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? इसके बाद क्या हुआ? कुछ फोर्स लगे। मैं इन फोर्सेस को लेटर ऑन समझाऊंगा। कुछ फोर्स लगे जिनका नाम क्या है?
सर पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो सब चीजों को अपनी ओर खींचता है ना। और दूसरा एक और फोर्स है जिसको बोलते हैं टाइडल फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, टाइडल फोर्स। ये मैं अभी विल एक्सप्लेन लेटर लिख देता हूं ताकि आप बार बार मुझसे पूछे ना कि क्या है ये मैं अभी समझाऊंगा क्या है। विल एक्सप्लेन लेटर। ये जो फोर्स हैं, इन फोर्स की वजह से मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, जैसे ये 5 दोस्त हैं वैसे ही ये 5-6 कॉन्टिनेंट हैं। अब ये जो कॉन्टिनेंट्स आपस में दोस्त लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के मिल के एक एरिया में रह रहे थे। अब क्या हुआ, इनके बीच में कोई बाहर का व्यक्ति आया और उसने दरार डाल दी। जब इनके बीच में दरार डाली तो पेंजिया ना टूट गया। रिफ्ट का मतलब होता है टूट गया, राइट, टूट गया। तो एक बात देखो, यहां पे पेंजिया जब टूटा तो उसके 2 भाग हो गए। पेंजिया जब टूटा उसके 2 भाग हो गए, एक भाग तो ऊपर चला गया, एक भाग रह गया नीचे। ये 2 भाग हो गए, ये 2 भाग हैं। तो सर इन दोनों भागों के बीच की जो जगह थी, इसमें कौन आया? सर इसके बीच में ना एक पानी आ गया। किसका पानी? जो सर आप देखो ना, मेरे चारों ओर, इस कमरे के चारों ओर पानी है और कमरे के बीच में अगर मैं दरार क्रिएट कर दूं तो साइड का पानी, साइडों का जो पानी है वो अंदर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो साइडों का पानी जो है वो अंदर आ गया। जब साइडों का पानी अंदर आ गया तो ये भी एक बीच का ओशियन बना। अब इनके नाम क्या दिए गए? सर जो नॉर्थ में चला गया ना उसको बोला गया लोरेशिया। इसको क्या नाम दे दिया गया? लोरेशिया। ठीक है। और जो साउथ में आया ना इसको नाम दे दिया गया गोंडवाना। इसको क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। इसको नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। और बीच में जो समुद्र आया, इस समुद्र को क्या बोला गया? टेथिस सी। इसको क्या बोला गया? टेथिस सी। बाकी पानी है, बाकी और जगह भी पानी है, बाकी और जगह भी पानी है अभी, बट इनके बीच के इस पानी को क्या बोला गया है? इनके बीच के इस पानी को क्या बोला गया है मेरे दोस्तों? इस पानी को टेथिस सी बोला गया। ठीक है। अब नाम नए नए हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले भाग को क्या बोला? लोरेशिया। नीचे वाले भाग को क्या बोला? गोंडवाना लैंड। अब देखो एक व्यक्ति है, वो बैठा बैठा ये सारी अपनी मन की उपज बता रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए नहीं थे, ये सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं थे, सब जुड़े हुए थे। इनके बीच में दरार आई, दरार के कारण ये टूट गए, टूटने के कारण इनके बीच में पानी आ गया। बोला कि अच्छा ऐसा हुआ। तो फिर बोला कि क्या ये जो दरार किसी ने क्रिएट की है वो व्यक्ति अभी अभी जिंदा है? कहते हैं हां सर अभी जिंदा है। तो सर अगर अभी वो जिंदा है तो क्या अभी वो और अपने कार्यक्रम दिखाएगा? हां सर वो अपने और कार्यक्रम दिखाएगा। सर कैसे दिखाएगा? सर वो कार्यक्रम दिखाएगा अपने किस तरीके से? और ज्यादा भड़काएगा, और ज्यादा भड़काएगा, और ज्यादा भड़काएगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी मन नहीं भरा है। ये फोर्स अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, ये फोर्स अभी भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। और अगर फोर्स कॉन्टिन्यूअस हुआ मेरे दोस्तों तो क्या अभी एक बात का जवाब देना, जो ये ऊपर वाला लोरेशिया है ये और टूटेगा? हां सर और टूटेगा। सर टूटेगा तो कैसे? सर एक हिस्सा तो इस तरीके से टूट के ऐसे आ गया, सर ये टूट के ऐसा सा एक टूट के हिस्सा ऐसे बन गया, और एक हिस्सा टूट के इस तरीके से इस तरीके से बन गया। ठीक है जी। तो ये टूट गए 2 हिस्से। और सर बीच में कौन है? सर बीच में तो अभी क्या है? टेथिस सी है। बीच में तो क्या है? अभी टेथिस सी है। बिल्कुल है जी। सर नीचे वाले का क्या हुआ? कह रहा नीचे वाले के भी टुकड़े हुए। कैसे टुकड़े हुए सर? नीचे वाला इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहां पे राइट, और इस तरीके से ये इसके टुकड़े हो गए। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है मेरे दोस्तों, जो आप अभी भाग देख पा रहे हैं, इस भाग के अंदर आपको एक चीज नजर आई कि जो लोरेशिया है उसके भी टुकड़े हो गए और गोंडवाना लैंड है उसके भी टुकड़े हो गए।
तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं फर्दर रिफ्ट? बिल्कुल सही बात है, फर्दर रिफ्ट। अब इन सब ने सोचा कि बस हुआ हमारा टूटना। सराउंडिंग में क्या है बेटा? सराउंडिंग में तो पानी अभी है ही, सराउंडिंग में तो पानी अभी है ही, सराउंडिंग में तो पानी अभी है ही। बिल्कुल ठीक है सर, पानी है ही। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो इनका मन लगेगा? जब आपके दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई, दोनों क्या साथ रह पाएंगे? दोनों के मन में अब एक दूसरे के प्रति कोई भाव नहीं बचा है। उनको लगता है अब दूर हो जाना चाहिए। अब दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर रोज सामने आमने मिल जाते हैं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो उनमें से उनको दोनों को लगा कि अब वक्त आ गया कि हम अपना शहर ही चेंज कर लेते हैं, ताकि एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखेगी तो अच्छा है, एम्बैरेसमेंट भी नहीं होगा, दुनिया को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, है ना। बचा हुआ पानी बेटा अभी पैंथलासा ही है ना। अब दुनिया को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई हो गई। तो ये सारे लोग क्या हुए? अपनी अपनी जगह से शिफ्ट होने लगे, अपनी अपनी जगह से शिफ्ट होने लगे। जब अपनी अपनी जगह से शिफ्ट होने लगे हैं, तब इन्होंने आज के दिन का अरेंजमेंट बनाया। मैं आप सब लोगों के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बैठ रहा हूं, नीचे लिखना है इस वजह से, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं। ये वाला व्यक्ति कहता कि मेरे को तो लेफ्ट में जाना है, नीचे वाला कहता मेरे को भी लेफ्ट में जाना है। ये वाले लोग कह रहे हैं मैं ऊपर जाऊंगा, ये वाला कह रहा है कि मेरे को ईस्ट में जाना है, ये वाला भाग कहता मेरे को ईस्ट में जाना है। तो सबने क्या किया? अपना रैंडमली मूवमेंट स्टार्ट किया कि हम एक दूसरे से बस दूर होंगे। और कहां जाएंगे? एल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि दो डायरेक्शन में जाएंगे, या तो नॉर्थ में जाएंगे या वेस्ट में जाएंगे। बट बाद में पता लगा कि नहीं भाई, ईस्ट में भी जाते हैं। तो एल्फ्रेड वेगनर की ये थ्योरी गलत साबित हो गई थी, बट फिर भी साबित तो गलत हो गई, बट पढ़ना तो है ही, एग्जाम में आया है। तो अब एक बात देखो, यहां पे इन्होंने बोला कि कौन सा मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहले तो इनसे पूछा गया ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में हुई। ड्रिफ्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? ड्रिफ्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? तो इसने बोला कि सर दो तरीके से ड्रिफ्ट होती है, एक तो नॉर्थ की तरफ और एक वेस्ट की तरफ। नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ, ठीक है जी। फिर इससे एक और सवाल पूछा गया, कि जब ये जाएंगे तो क्या होगा। आप दिमाग लगाना, अगर मान लो मैं ये कहता हूं ये दोनों लैंडमास वेस्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत दिमाग से, ये दोनों अगर वेस्ट में जाएंगे तो क्या ऊपर वाला पानी बीच में आ जाएगा? हाँ सर, ऊपर वाला पानी तो वेट कर रहा था कि मैं आ जाऊं यहां पे, आ गया ऊपर वाला पानी। दूर होने का मेन पॉइंट क्या है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, अभी वक्त लगेगा, है ना, होमोसेपियन की स्टेज में आने में। एनीवेज चलिए, यहां पे क्या हुआ, ये जो नॉर्थ अमेरिका आया, इसको लगा कि मैं तो इस तरीके से आ जाऊंगा इधर। साउथ अमेरिका कहता मुझे भी अपने साथ ले जा, वो इसके साथ आ गया। इनके बीच में कौन आ गया? इनके बीच में बेटा आ गया पानी, इनके बीच में आ गया पानी। ये पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। तो क्या इस ओशियन को मैं आज अटलांटिक ओशियन के नाम से जानता हूं? जी हां सर, इस ओशियन को मैं किस नाम से जानता हूं? अटलांटिक ओशियन के नाम से। आप देख सकते हैं ये दोनों जब इधर आ गए तो यहां पे क्या आ गया? पानी आ गया, और इस पानी को हमने क्या बोला? अटलांटिक ओशियन बोला, ठीक है, अटलांटिक ओशियन बोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर इंडिया जो है, क्या खूबसूरत सी एक सिचुएशन है। जो इंडिया है वो पहले यहां था, इंडिया पहले नॉर्थ में था ही नहीं। आज जाके पता लगा भाई इंडिया तो था कहां पे? साउथ में। और इंडिया कहता भाई मेरे को साउथ में नहीं रहना, मेरे सारे दोस्त नॉर्थ में रहते हैं, मैं नॉर्थ में चला। इंडिया अपना नॉर्थ चलने लगा। ये वाला भाग कहता कि मेरे को नहीं रहने का, मैं इधर जा रहा हूं। तो हुआ ये, इंडिया जब ऊपर जाने लगा और अफ्रीका कहता भाई मैं भी चल लेता हूं, तो अफ्रीका इधर ऊपर आया और इंडिया कहता चलो मैं भी चलता हूं। तो इंडिया यहां पे आ गया, इंडिया यहां पे आया, आके इसको
इसकी जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग हुई किसके साथ? ये यूरेशिया का पोर्शन था, यूरोप और एशिया को मिला के क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो ये आपस में इंडिया ने सोचा कि मैं यहां से चलता हूं, ऊपर जाता हूं। जब इंडिया ऊपर गया तो क्या बचा हुआ पानी यहां पे आ गया? हाँ सर, ये बचा हुआ पानी यहां रह गया। सर, इस बचे हुए पानी को हमने क्या बोल दिया? सर, इंडियन ओशियन बोल दिया। इस बचे हुए पानी को हमने क्या बोल दिया? इंडियन ओशियन बोल दिया। राइट, इंडिया लॉयल है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अभी दिखाऊंगा कैसे। इसके बाद किसी ने पूछा कि सर अंटार्कटिका का क्या हुआ? अंटार्कटिका कहता मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मैं अपना चला नीचे। अंटार्कटिका इधर आ गया। जब अंटार्कटिका इधर आया तो यहां पे बचा हुआ पानी, थोड़ा बहुत बचा हुआ पानी यहां आ गया। तो इस ओशियन को क्या बोल दिया? सर, इस ओशियन को सदर्न ओशियन बोल दिया। ठीक है सर, इसे क्या बोल दिया? सदर्न ओशियन बोल दिया। फिर ऊपर वाला व्यक्ति कहता कि भाई मेरा भी तो नाम दो। कहते चलो ठीक है, तुम्हें हम आर्कटिक ओशियन कहते हैं, आर्कटिक ओशियन कहते हैं। अब पेंथलासा बेचारा रो रहा है, पेंथलासा रो रहा है कि मेरा एक हिस्सा तो अटलांटिक बोल दिया, एक हिस्सा इंडियन हो गया, एक हिस्सा आर्कटिक वाला ले गया, एक हिस्सा सदर्न ओशियन ले गया, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं? तो पेंथलासा को बोला सब्र करो, अभी आपको, रुको जरा, सब्र करो। तो वो बोला आर्कटिक ओशन, बोला कि यहां पे भी तो स्पेस है, ये जो बचा हुआ भाग है ये कौन है? ये जो अब अलग कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये कौन है? ये कौन है? ये तो बेटा बन गया पैसिफिक ओशियन। और ऑस्ट्रेलिया कहता भाई अपना भी ऐसा है मानना कि मैं तो नीचे ही रहूंगा, अपने भी अपने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे और अपने यहां पे अपनी पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, क्या ये प्रेजेंट डे अरेंजमेंट नहीं बन गया? इजंट इट द प्रेजेंट डे अरेंजमेंट? इजंट इट द प्रेजेंट डे अरेंजमेंट? क्या मैं कह सकता हूं पैसिफिक ओशियन जो है, ये पैसिफिक ओशियन जो है ये पेंथालासा का, पेंथालासा का बचा हुआ भाग है, बचा हुआ भाग है। राइट, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड है रेमनेंट, इंग्लिश में एक वर्ड है रेमनेंट, वो बोलते हैं। पेंथलासा का बचा हुआ भाग क्या है? पैसिफिक ओशियन है। अब एक बात बताओ, एक और बीच का पानी था, ये टेथिस था। ये कहता भाई मैं भी तो हूं, मेरा क्या होगा? इंडिया कहता भाई मैं तो ऊपर आ गया, टेथिस को बंद कर दिया मैंने, मैं नहीं चाहता कि मेरे बीच में और एशिया के बीच में कोई ओशियन रहे, मैं नहीं चाहता ये सब हो। तो क्या हुआ फिर? अफ्रीका ने, अब अगर आप देखो यहां पे ये वाला जो हिस्सा है, ये पहले हिस्सा पहले पूरा क्या था? ओशियन था। ये वाला हिस्सा जो बच गया, जिसको आप मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी जो आज आप देखते हैं बेटा, ये टेथिस सी का बचा हुआ भाग है। टेथिस सी का बचा हुआ भाग कौन है? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। राइट, ठीक है। ब्रेक होने के बाद ये डिफरेंट प्लेसेस पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि फोर्सेस लग रहे हैं। और फोर्सेस कौन से हैं? यही फोर्सेस हैं, फोर्सेस यही हैं। ठीक है, बिल्कुल, हाँ हाँ, उसी से आया है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा बेटा, कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लेना वीडियो। ठीक है, अब देखो इसकी कहानी थोड़ा और अच्छे से, ये देखो वीडियो देखना। ये देखो, देखो देखो देखो, ध्यान से देखना। ये अभी मैं आपको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको। ज्यादा रुकना पड़ जाएगा मतलब, नहीं इसके अंदर नहीं दिखाया गया है, नहीं
नहीं, इसके अंदर नहीं दिखाया गया। रुको एक मिनट, मैं आपके लिए एक और चीज लेकर आया हूं जिससे शायद आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए कि नहीं, आई डोंट हैव द इमेज। आज वीडियो नहीं है, नहीं तो कल मैं दिखाता। ये ऐसी सिचुएशन थी। अब कोई बोला कि कॉन्टिनेंट ओशन पर फ्लोट करते हैं, हां जी, ऐसा बोल के गया, ठीक है। अब भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सब रीजन शिफ्टिंग के क्या हैं? देखो, 225 मिलियन साल पहले ऐसा था, 150 मिलियन साल पहले ऐसा, 120 मिलियन साल, 100 मिलियन साल पहले ऐसा, और आज ऐसा है। तो इंडिया को लोकेट करूं, मतलब इतना बुरा दिन तो तुम्हारा नहीं आना चाहिए कि तुम्हें इंडिया नहीं दिख रहा है, कहां पे है इसमें, है ना। सो दिस इज व्हाट द थियरी इज। अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो कहां आते हैं? पहली चीज तो ये समझिएगा, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहला तो ये है, लोरेशिया का पार्ट, लोरेशिया का पार्ट क्या क्या था? सर, लोरेशिया के अंदर दो चीजें हैं। पहला तो है नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है यूरोप, और तीसरा है एशिया। बट अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एशिया के अंदर इंडिया है? क्या इस एशिया के अंदर इंडिया है या नहीं है? नहीं, माइनस इंडिया, राइट। फिर सेकंड इज गोंडवाना लैंड। सर, इसके अंदर कौन कौन थे? सर, गोंडवाना लैंड के अंदर तो थे सबसे पहले साउथ अमेरिका, राइट, साउथ अमेरिका। सेकंड अफ्रीका, थर्ड इंडिया, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ अंटार्कटिका। और साउथ अमेरिका के पास छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनका नाम है फॉकलैंड आइलैंड्स, फॉकलैंड आइलैंड्स। ये आपको यहां पे दिखाई देंगे, ये वाले जो आइलैंड्स हैं, ये वाले जो आइलैंड्स हैं, दीज आर। हां, सारा पानी एक ही ओशन का है, ठीक है। सो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है, न्यूजीलैंड बेटा, ठीक है। डन रहा। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपको यह पूछा जा सकता है कौन किसका भाग था। दूसरा सवाल यह है कि सर, फोर्स फॉर रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग। सर, रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग के फोर्स क्या क्या हैं? राइट, सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये फोर्स काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड, टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स। थर्ड, उसने बोला एक और फोर्स है जिसको आप, अब मैं बढ़ा रहा हूं नॉलेज आपका, याद रखना है आपको इन फोर्सेस को। थर्ड फोर्स कौन सा है? पोल फ्लीइंग फोर्स। ये मिलिंद बच्चे इसको पता ही नहीं है कि क्यों अलग अलग डायरेक्शन में गए। इसका जवाब नहीं था एल्फ्रेड वेगनर के पास। जो आपको अभी ऐसे क्यों वाले सवाल आ रहे हैं ना, कि ये ऐसा क्यों गया, वो ऐसा कहां गया, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर खुद ने ही नहीं दिए जवाब, है ना, ठीक है। फोर्सेस क्या होते हैं अभी नहीं जानना, इनको सिर्फ आपने क्या करना है बेटा, याद करना है। अगर अभी फोर्स बता दिए तो शायद क्लास में 5-6 लोग ही रह जाएंगे, है ना। ठीक है,
हाँ, ये सब कुछ कैसे बने हैं, तीसरा एक हुआ, ये तो याद रखना है आपकी फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग, राइट। इसके अंदर अगर आप थोड़ा और एनहांस करना चाहते हो खुद के नॉलेज को, तो एक और फोर्स ऐड कर लो जिसको बोलते हैं बोयंसी, राइट। जैसे आप देखते हो ना कि शिप जो होती है वो समुद्र के ऊपर तैरती है, वो बोयंसी फोर्स के कारण होता है। ऐसे ही ये कॉन्टिनेंट किसके ऊपर तैर के गए हैं, ओशियन के ऊपर तैर के गए हैं, ये इन्होंने माना। बट ये ठीक है, आर्यन बेटा तू अपना आंसर, तू अपना क्वेश्चन पूछ ले भाई, हाथ जोड़ के विनती है, ये मत लिख, ठीक है। ये बेटा थ्योरी थी, हाइपोथेसिस नहीं। अब सवाल आता है ऐसा क्यों बोला गया, क्या कोई एविडेंसेस हैं कि ऐसा हुआ होगा। अब किसी ने ऐसे हवाबाजी में तो नहीं बोल दिया, राइट। अरे लोरेशिया को ही बोलते हैं, लोरेशिया को ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब जितनी बार तूने यहां पे टाइप किया और मेरे से मिस हो गया, उतने में तो एक बार कहीं और गूगल पे टाइप कर देता, 1 सेकंड में जवाब मिल जाता है ना, क्योंकि इतनी बड़ी तो कोई वो बात थी नहीं, ठीक है। एविडेंसेस क्या है, अब देखो, पेंथलासा का मतलब है बेटा सारे के सारे जो हमारे ओशियंस हैं, जुड़ा हुआ जो पानी है। अब इसने क्या किया, सुनिएगा, एक एविडेंस आज बता के जा रहा हूं, इस एविडेंस को बोलते हैं जिग सॉ फिट। इसके पीछे की कहानी यह है, एक दिन एल्फ्रेड वेगनर जब अपनी इस थियरी पे काम कर रहा था, तब उसका बच्चा उसे बड़ा परेशान कर रहा था, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। और एल्फ्रेड वेगनर के पास बड़े सारे छोटे छोटे मैप के ब्लॉक्स पड़े थे। एल्फ्रेड वेगनर को लगा कि नहीं यार परेशान कर रहा, उसने वो सारे ब्लॉक अपने बच्चे को दिए और बोला तू जा खेल ले इससे। अब वो इंडिया का बच्चा तो नहीं है कि नहीं सोच पाएगा क्या करना है, वो जर्मनी के बेटे का बच्चा है। तो उसने क्या किया, वो जितने भी छोटे छोटे ब्लॉक्स उसके फादर ने उसे दिए थे, जो कि कॉन्टिनेंट्स के ब्लॉक थे, वो सारे जोड़ के ले आया पिताजी के पास। और पिताजी को चमका कि अरे ये तो सही है, मतलब जो मैं सोच रहा था वो एकदम सही था। मतलब बात ऐसी है कि जो आज मैं कॉन्टिनेंट्स देखता हूं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए थे। तो फिर उसने क्या किया, पजल को सॉल्व करना स्टार्ट किया। उसने बोला कि ये मैं अगर इस तरीके से देखता हूं ब्राजील को, और इस तरीके से देखता हूं अफ्रीका को, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एकदम मैच कर जाते हैं। तो मतलब ब्राजील जो है, ये ब्राजील का हिस्सा मैच कर रहा है यहां पे किसके साथ, अफ्रीका के साथ। बिल्कुल सही बात है। फिर इसने बोला और कुछ, फिर इसको नजर आया कि एक काम करता हूं, ये वाला ग्रीनलैंड का हिस्सा, ओ सॉरी, ये जो ग्रीनलैंड का हिस्सा है, यहां पे मैच करके देखता हूं इस एरिया के अंदर। आप मैप देखिएगा, वो एकदम उसके अंदर फिट हो गया, ग्रीनलैंड फिट हो गया, है ना। सो इससे इसे पता लगा ग्रीनलैंड भी फिट हो गया, ग्रीनलैंड भी फिट हो गया। अब ये फिट किस में होता है याद रखना, अगली बार कल की क्लास के अंदर, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब बताऊंगा। ग्रीनलैंड जो है वो बैफिन आइलैंड, बैफिन बे के अंदर क्या हो गया, फिट हो गया। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आप इनकी लोकेशन देखेंगे आज बहुत अच्छे से, राइट। लोकेशन देखनी है, ठीक है, नेट पे देखिएगा कहां कहां पे है ये लोकेशन। फिर इसके बाद हम अगली क्लास के अंदर जब भी हम मिलेंगे, तब इस थ्योरी के एविडेंसेस कंप्लीट करेंगे, और फिर मैं आपको पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखो, ये सारे के सारे टुकड़े दिए थे बेटे को, बेटे को सारे के सारे टुकड़े दिए और उसने सारे के सारे टुकड़े जोड़ दिए इस तरीके से, ठीक है।
Done everyone? So we'll see you next time now. I have another class at 6:45 and I hope you also have another class at 7. And मुझे पता है geography will take time to sink. आपको थोड़ा समय लगेगा इसको समझने में, बट एक बार जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे. बिलीव मी, पूरी क्लास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको ज्योग्राफी ना समझ में आए. एंड आई एम श्योर ऑफ अ फैक्ट you will fall in love with this subject very soon. It is my belief and belief on you as well as on my style of teaching. Right? See you next time, guys. Thank you so much. Bye bye. Take care.